नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। कहते हैं कि अगर स्वस्थ शरीर चाहिए तो हड्डियों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। कमजोर हड्डियों के सहारे हम स्वस्थ शरीर की कामना भी नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे पे खड़ा है, इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है और हमें हड्डियों का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर एस पादा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि बरसात चल रही है। इस मौसम में बदलाव जब आता है तो बुखार, खांसी, जुकाम, इन सब बीमारियों से हम पीड़ित रहते हैं। पर ये देखा गया है कि जब बुखार होता है तो हमारी हड्डियों में एक अजीब सी जकड़न, एक अजीब सी पेन हमें देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है और इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस पादा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, रिटायर्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो आज इन्होंने मुझे बुलाया है चैट के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। जो फीवर के साथ जुकाम, फीवर, इसके साथ जो हड्डियों का जकड़न होता है, जब बॉडी एक्स होती हैं, जब जॉइंट पेन्स होती हैं, तो ये जब भी कोई ये जो आजकल का फीवर है ज़्यादा वायरल टाइप फीवर होता है। तो वायरल टाइप जब भी फीवर होता है तो हड्डियों की जकड़न जरूर होती है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून टाइप ऑफ डिजीज़ होती है, जिसके साथ ये वायरस के साथ ये दर्दें वगैरह शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल बैक्टीरियल फीवर होता है उससे बॉडी एक्स होती हैं लेकिन जॉइंट पेन्स नहीं होती है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने बात की जॉइंट पेन की, तो हड्डियों में अगर बात करें तो विटामिन डी, जिसकी प्रॉब्लम हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं आजकल। पहले तो ये माना जाता था कि कुछ उम्र के बाद ये बीमारी हमें देखने को मिलती थी, बट अब तो छोटे छोटे बच्चे भी इस बीमारी से ग्रसित है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखो जी, जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है जो वो हर एक एज में पाई जाती है। तो बच्चों में ज़्यादातर जो बच्चे आजकल, क्योंकि उनकी सेडेंटरी हैबिट्स हैं और स्कूल जाते हैं, सुबह घर आते हैं, जब टीवी के आगे बैठते हैं, एक तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, दूसरा उनको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिलता। जब तक सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। इसलिए जो बच्चों में होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसको रिकेट्स बोलते हैं। जो एल्डरलीज में होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। और ये हर एक एज ग्रुप में पाया जाता है। अब सर, इससे बचने के लिए हम क्या उपचार करें? मेडिकल, नॉन मेडिकल दोनों तरीकों से हमें क्या सावधानी और क्या उपचार हमें करना चाहिए? देखो, इसके लिए ज़्यादा जरूरी है एक तो फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज, और दूसरा एक्सपोजर टू सनलाइट। इसलिए बच्चों को हमेशा इनकरेज करो कि वो धूप में थोड़ा बहुत खेलें, थोड़ा बहुत वॉक करें। और तीसरा, उनकी जिस तरह आजकल बच्चों की हैबिट है कि फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो उनको चाहिए न्यूट्रिश डाइट होनी चाहिए। तो इसलिए उससे विटामिन डी जो डेफिशिएंसी है, इससे बचने के लिए एक एक्सरसाइजेज, वॉक और एक्सपोजर टू सनलाइट। सेम बड़ों के लिए, उनके लिए, क्योंकि बड़े भी आजकल ऑफिस में जाएंगे, सुबह जाएंगे, रात को आएंगे, फिर आके टीवी में बैठेंगे, देयर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटी। इसलिए उनको भी हम एडवाइस करेंगे, एक तो अपनी वॉक पे ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान रखें, और जितना हो सके एक्सपोजर टू सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, सनलाइट टू एक्सपोजर की अगर आपने बात की तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि एक प्रॉपर टाइमिंग हमारे दर्शकों को बता दीजिए जिस समय हमें धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि जितनी चिलचिलाती धूप है तो सनस्ट्रोक का, सनबर्न का खतरा हो सकता है। तो एक ऐसा प्रॉपर टाइम जब हम ये विटामिन डी की कमी पूरी करें और साथ साथ हम धूप में भी रह सकें। देखो, जस्ट डिपेंड्स ऑन द सीजन के कौन सा मौसम है। सर्दियों में तो आप किसी भी टाइम सनलाइट ले सकते हो, सनलाइट एक्सपोजर दे सकते हो। लेकिन गर्मियों में तो अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट एक्सपोजर है दैट इज़ बेस्ट। या फिर इवनिंग जो सनसेट एक्सपोजर है
टू सनलाइट, वो बहुत अच्छा है। लेकिन सर्दियों में तो आप सारा दिन अगर धूप में बैठेंगे तो नो प्रॉब्लम। सर इसके अलावा कुछ ऐसे जो हम डेली अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो सके? वो ज़्यादा आपको फैटी चीज लेना चाहिए, दूध, दही, घी, अ, और इनमें विटामिन डी पाया जाता है। और फिर नॉन वेज वगैरह, एग एंड मीट एक्स्ट्रा वगैरह में। सर विटामिन डी के साथ साथ मैं कैल्शियम की बात भी करूंगी क्योंकि वो भी एक मेन चीज है जो हमारी हड्डियों को कमजोर करता है। कैल्शियम की कमी क्यों होती है और उसके लिए हमें क्या उपचार करने चाहिए? कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी ये ज़्यादातर आजकल, एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मोबिलिटी, और सेडेंटरी हैबिट्स, और दूसरा जो हमारी डाइट जो है, जो प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट हम नहीं ले पाते, उसके कारण ये कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। सर ओल्ड एज अर्थराइटिस, इस बीमारी से जैसे कि ओल्ड एज है तो हम ये कहते हैं कि काफी ज्यादा जो ओल्ड एज में है लोग सफर करते हैं। इनका क्या कारण रहता है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। क्योंकि जो ओल्ड एज आर्थराइटिस है वो मेनली होता है नी जॉइंट्स में, जो एज रिलेटेड होता है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, ROA नी, जो कि 40 साल के बाद थोड़ा सा स्टार्ट, अर्ली स्टेज स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 60, 50, लेट 50 और 60 में ज़्यादा शुरू हो जाता है, तकलीफ ज़्यादा शुरू हो जाती है। इसका मेन रीज़न है कि ड्यू टू वियर एंड टियर सारी उम्र हम चलते रहते हैं नी जॉइंट्स के ऊपर, और अंदर जो हमारे एक नी जॉइंट के अंदर एक कार्टिलेज होती है, जब हम चलते हैं तो कार्टिलेज रब करती है एक दूसरे के साथ, तो हमें दर्द नहीं होती। लेकिन जब हम जो आफ्टर 40 जो कार्टिलेज अब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, विद रिजल्ट के बोन एक्सपोज हो जाती है, और जब बोन रगड़ती है आपस में तो दर्द शुरू हो जाती है। तो एक दूसरा इसका एक और रीज़न है कि जिनका हैवी वेट होता है वो भी सारा प्रेशर नी जॉइंट्स पे पड़ता है, इसलिए वेट नॉर्मल रखना बड़ा ज़रूरी है टू अवॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिजिकली एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है, और सिटिंग, बैड पोस्चर, सिटिंग और स्क्वेटिंग, दैट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। मतलब कि हमें प्रॉपर एक पोस्चर में चलते रहना है और सिटिंग की हेड भी थोड़ी कम करनी है। तो जब ये एक बार हो जाए तो फिर एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नी जॉइंट की एक्सरसाइज, तो और साथ में फिर आप मेडिसिन देते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं, तो उससे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक तो फर्दर डैमेज नहीं होता कार्टिलेज को, और कई बार मेडिसिन के साथ जो डैमेज ऑलरेडी कार्टिलेज हुई होती है वो थोड़ी रिकवर हो जाती है। लेकिन अगर डैमेज बहुत हो गया हो, से राउंड अबाउट 80 या 60, तब फिर कई बार जब डे टू डे भी मूवमेंट ना हो सके तो देन वी शुड गो फॉर ऑपरेशन। सर अर्थराइटिस के साथ साथ रोमेटॉइड अर्थराइटिस, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। देखो, रोमेटॉइड आर्थराइटिस को हम ऐसे गंठिया बोलते हैं जी। तो ये स्मॉल जॉइंट्स होते हैं हाथ के और पैरों के, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और जो बच्चों में भी हो जाती है और बड़ों में भी हो जाती है, लेकिन जो बच्चों में होती है वो ज़्यादा फैटल होती है, लेकिन जो ही एज होती है, जितनी लेट ज़्यादा स्टार्ट होगी उतनी इसकी वो डैमेज कम करती है जॉइंट्स को। और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे गंठिए का तो ये डिफॉर्मिटीज़ पैदा कर देती है, हाथों की, पैरों की, नी की। तो इसलिए जो ही जॉइंट पेन जब कोई भी हो स्टार्ट हो, इमीडिएटली आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन या रोमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो सर डाइट में कोई स्पेशल कुछ ऐसा हम ले सकते हैं? विटामिन C, D, कैल्शियम सभी अच्छे हैं, लेकिन ये ऑटोइम्यून डिजीज है
तो इसलिए इतना नहीं है, लेकिन विटामिन सी से जॉइंट जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। ऑस्टियोपोरोसिस सर, ये भी एक नई बीमारी है जिससे आजकल लोग बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। हम इसके बारे में जानना भी चाहेंगे, इसका उपचार या इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को रोशनी डालें। ऑस्टियोपोरोसिस को हम डिकैल्सिफिकेशन बोलते हैं, और इसमें कैल्शियम की कमी आ जाती है और साथ में प्रोटीन की कमी आ जाती है। जो प्रोटीन मैट्रिक्स होता है, बोन जो होती है वो कैल्शियम प्रोटीन वगैरह से बनी होती है, तो उनमें कमी आ जाती है। ये दो टाइप का होता है, एक लोकलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस, एक जनरलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस। लोकलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस होता है जैसे फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी प्लास्टर में, पेशेंट प्लास्टर में है और मोबिलिटी बंद हो जाएगी, तो वो पोर्शन जो है वो ऑस्टियोपोरोटिक हो जाता है। और जनरलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो एल्डरली पीपल में भी हो जाता है, क्योंकि उनकी फिजिकली एक्टिविटी कम हो जाती है और साथ में डाइटरी हैबिट्स, जिनके डाइट कैल्शियम में कम हो, प्रोटीन में कम हो, उनको हो जाती है। और फिर क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक एलिमेंट्स और बेड रिडन जो होते हैं उनको ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, क्योंकि वो जो बेड रिडन है फिजिकल मोबिलिटी उनकी नील हो जाती है, तो विद द रिजल्ट कि ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। इससे जनरलाइज बॉडी एक्स हो जाती है, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटी हो, जितनी एक्सरसाइज हो, हमेशा हर एक इंसान को, बच्चों को, बड़ों को, एल्डरलीज को करना चाहिए। और जो पेशेंट बेड रिडन भी है उनको भी चाहिए कि अपनी टांगे और बाजू की एक्सरसाइज लेटे लेटे भी करते रहें। तो बाकी जो लोकल होती है, जो प्लास्टर उतारने के बाद एक्सरसाइज बताते हैं हम, उससे वो डिकैल्सिफिकेशन दूर हो जाती है, वो ऑस्टियोपोरोसिस से दूर हो जाती है। और साथ में सप्लीमेंट लेना पड़ते हैं, कैल्शियम लेना पड़ता है, प्रोटीन लेना पड़ता है और विटामिन डी लेना पड़ता है और अदर विटामिन लेना पड़ते हैं, और अच्छी डाइट, न्यूट्रिश डाइट लेना पड़ती है। डाइट के साथ साथ हमें एक्सरसाइज पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, बोन्स के अगर बीमारियों से बचना है। सर, एक और जो हमने देखा है फ्रोजन शोल्डर जिसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे विस्तार से कि ये क्या होता है, क्यों होता है और इसकी प्रिकॉशंस क्या क्या हम ले सकते हैं। देखो, जो पेरियार्थराइटिस शोल्डर होता है इसको हम फ्रोजन शोल्डर बोल जाते हैं जी। इसमें पहले स्टार्ट में दर्द शुरू हो जाती है और बाद में जो उसकी मूवमेंट होती है शोल्डर की, वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है। और विद रिजल्ट के कई बार जो डे टू डे काम है वो भी करने में बहुत दिक्कत आती है, जब बंदा नहीं कर सकता। इसलिए इसमें शोल्डर मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी ये पेरियार्थराइटिस डायग्नोस हो तो शोल्डर मूवमेंट्स कभी स्टॉप नहीं करनी चाहिए विद मेडिकेशन। सो लेकिन जब बीमारी ऐसी है कि इसका पता नहीं है कि कब कैसे हो जाए, थोड़ी सी स्ट्रेच होने से भी हो जाती है, थोड़ा लगने से भी हो जाती है, कई बार कोई इंजेक्शन लगाओ तो आप शोल्डर पे, उससे भी हो जाती है। इसलिए इसका अभी आज तक पता नहीं है कि होती कैसे है। और जो इसका जो मेन है लाइफ स्पैन वो 1 साल रहती है ये। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि इससे बचने के, इससे जब एक बार स्टार्ट हो जाए तो शोल्डर मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो शोल्डर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए। शोल्डर मूवमेंट्स हमें करते रहना चाहिए। अपनी एक्टिविटी हमें डे टू डे लाइफ में जरूर एक्सरसाइज है वो करते रहना चाहिए। सर, टेनिस एल्बो, ये भी एक नया जो सुनने में आया है। बड़े नया नहीं है, तो बहुत पुराना है। ये स्पोर्ट्स पर्सन को ज्यादा हो जाता है, खास करके जो टेनिस खेलते हैं, क्योंकि जब बैक शॉट लगाते हैं तो जो मसल्स होते हैं, क्या कहते हैं इसको, फोर आर्म की बैक साइड के मसल को स्ट्रेच हो जाते हैं। विद रिजल्ट के तब थोड़ी सी भी हरकत हो तो एल्बो पे दर्द शुरू हो जाती है। तो इसके लिए एक तो रेस्ट टू द पार्ट बड़ा जरूरी है कि उस रेस्ट करो, उस पार्ट को रेस्ट दो, एल्बो को। दूसरा वजन नहीं उठाना है इसके लिए, और तीसरा मेडिकेशन करनी है। और आजकल फिजियोथेरेपी करते हैं हम, अल्ट्रासोनिक मसाज करते हैं, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। और अगर अल्ट्रासोनिक मसाज से भी नहीं फर्क पड़े, कई बार हम इंजेक्शन लगाते हैं
टेनिस एल्बो के लिए। अगर इंजेक्शन से भी फर्क नहीं पड़े तो फिर कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है। इसलिए ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ठीक हो जाती है। ठीक है, एक टाइम के साथ ही ये बीमारी ठीक ठीक हो सकती है। सर, बोन इन्फेक्शन का खतरा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बोन्स में पस पड़ना या पानी पड़ना, ये सारा बोन इन्फेक्शन के अंदर आता है, या इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इससे क्या रेमेडियल मेजर्स हैं, क्यों होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ये जो बोन इन्फेक्शन और जॉइंट इन्फेक्शन होती हैं, जी जी ये हर एक एज ग्रुप में पाई जाती हैं जी। और ज्यादातर ये बच्चों में होती हैं, क्योंकि बच्चे जैसे उछल कूद करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, थोड़ी बहुत लगती है, पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, या कई बार पेरेंट्स उनको कोई मसाज कर देते हैं, उससे क्या होता है कि जो हेमोटोमा बन जाता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में होते हैं। जब भी कहीं लोकल रेजिस्टेंस कम हो जाए तो वो बैक्टीरिया वहाँ इन्वेड करते हैं और बीते चढ़ के इन्फेक्शन हो जाती है। और बच्चों में क्योंकि अभी इम्यूनिटी पूरी नहीं होती, इसलिए बच्चों में जल्दी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। जी सर। एक बात जो बड़ों में होती है, एक तो वो होता है जो ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट होते हैं, उनमें जब भी कभी कोई मेजर ट्रामा हो, कोई फ्रैक्चर हो, साथ में ब्लीडिंग हो, तो अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। और वेरी रेयरली जब कभी ऑपरेशन करते हैं हम, तो इम्प्लांट वगैरह डालते हैं बोन में, तो तब अगर पेशेंट ने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसके बाद जहाँ डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की, जल्दी चलना शुरू कर दिया, जल्दी मोबिलिटी शुरू कर दी, तो उससे भी वो बोन की इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। इसके लिए कि डॉक्टर की एडवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब भी बच्चों को छोटी मोटी भी लगती है तो इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। जी, थोड़ी सी भी लगने पर या कोई जख्म होने पर डॉक्टर का परामर्श जो है जरूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए हड्डियों से रिलेटेड कोई टिप्स या कोई सुझाव जो हम डे टू डे लाइफ में हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हमारी हड्डियां स्वस्थ रहें? उसके लिए जी सबसे पहले मैं आपको जोर दूंगा कि मोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एजेस, योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन आपका व्हाट यू कॉल सनलाइट एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रॉपर वैक्सीनेशन वो करवाते रहना चाहिए टाइम टाइम से, और प्रॉपर कंसल्टेशन विद द डॉक्टर वो होती रहनी चाहिए। और बस यही मेरा कहना है कि ये चीज़ें अगर फॉलो करो तो आप जोड़ों की बीमारियों से, बोन की बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे दर्शकों को आपने अच्छी से अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपनी हड्डियों को स्वस्थ रखना है, तो धूप में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए और समय समय पर डॉक्टर से परामर्श कीजिए। हेल्थ प्लस के अगले अंक में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।